So today we are going to discuss about what did liberal nationalism stand for. लिबरल नेशनलिज्म है, इसके बारे में हम आज जानेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। 2.2 जो हमारे बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज़ द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, जो लिबरल से एक विचारधारा है, ठीक है, जिसको जो दुनिया है वो फॉलो करते हैं। लिबरलिज्म के बारे में आपने सुना भी होगा। लिबरल जो ये नेशनलिज्म है, लिबरल कहाँ से बना? लिबर्टी से बना। लिबर्टी जो है लिबरल से बना शब्द, ठीक है, जो डिपेंड करती है आज़ादी के ऊपर, ठीक है ना, फ्रीडम इसके ऊपर जो है डिपेंड करती है। मतलब ऐसी नेशनलिज्म जिसका बेस क्या हो? फ्रीडम हो, ठीक है। Ideas of national unity in the early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। जो ये विचार थे किसके? नेशनल यूनिटी के, जो राष्ट्रीय एकता के विचार थे अर्ली 19th सेंचुरी में यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। ये लिबरलिज्म के साथ जुड़े हुए थे। द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर, जो लैटिन लैंग्वेज है उससे ये बना हुआ है, ठीक है। और लैटिन में जो ये वर्ड होता है इसका मतलब होता है लाइबर, LIBER, लाइबर। इसका मतलब होता है, ये होता क्या, देखिए, मीनिंग फ्री। इसका मतलब होता है फ्री, एकदम आज़ाद जो है। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जब न्यू मिडिल क्लास का जो राइज हुआ था वहाँ पर, ठीक है, तो उनके लिए इसका मतलब कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो हर आदमी को क्या मिले? फ्रीडम मिले। एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, और सभी को कानून के समक्ष क्या मिले? समानता मिले। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे इट एम्फसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और इनका जो जोर था किस पे था? जो गवर्नमेंट हो वो लोगों के द्वारा हो। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर क्या हुई? फ्रेंच रेवोल्यूशन थी। लिबरलिज्म है स्टैंड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेज। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी इसमें क्या हुआ था? ऑटोक्रेसी का मतलब क्या था? अंत हुआ था। किसका? ऑटोक्रेसी का, जैसे राजतंत्र था उसका अंत हुआ था। एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और क्या आई थी? कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान हुआ, और रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि थे सरकार में, पार्लियामेंट में, जैसे जो की लोकसभा थी उसमें लोग काम करते थे। 19th सेंचुरी लिबरल ऑल्सो स्ट्रेच द इनवाइबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और जो 19th सेंचुरी के जो ये लिबरल्स थे, ये किस जोर पर, किस बात पर जोर देते थे? कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके ऊपर भी मतलब एकाधिकार ना हो। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का देखिए यहाँ पर मीनिंग दिया गया, द राइट टू वोट, मतलब कानून के समक्ष समानता का मतलब ये नहीं है कि सभी को यूनिवर्सल सफरेज, जो राइट टू वोट। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी एज कितनी है? 18+ है, तो वो क्या कर सकता है? ही कैन वोट, वो वोट कर सकता है और साथ में सरकार बनाने में सहयोग कर सकता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो थी, पर सबको कानून, मतलब सबको वोट डालने का अधिकार जो था वो नहीं था। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। और आपको याद होगा कि जो फ्रांस में सबसे पहले जो पॉलिटिकल ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो यहाँ पर सबसे पहले अधिकार जो वोट डालने का था वो उन लोगों को दिया जिसके पास प्रॉपर्टी हो। खाली मैन को, मतलब आदमी वोट कर सकते थे, और खाली वही आदमी वोट कर सकते थे जिनके पास वोट डालने का अधिकार, सभी को नहीं था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वीमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स। तो वो लोग जिनके पास, बाद में जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, और औरतों को कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं थी। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबियन
डिड ऑल अडल्ट मेल एंजॉय सफरेज, बस थोड़ा सा एक पीरियड आता है जैकोबियन के टाइम में जहाँ पर सभी जो मेल थे उनको ये अधिकार मिले थे, सफरेज का वोटिंग का अधिकार मिला था। हाउएवर, हालांकि द नेपोलियन कोड वर बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस वीमेन टू द स्टेटस ऑफ अ माइनर, पर जो नेपोलियन कोड आया था उसमें क्या था, वीमेन का जो स्टेटस था माइनर से उसको हटा देता, मतलब जैसे उनको एक समाज के आशय पर रखा जाता ऐसा नहीं था, उनको भी अधिकार मिलने लगे थे। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, तो अब उनको जैसे फादर प्रॉपर्टी करते थे उसमें भी इनको अधिकार मिलने लगे थे। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी वीमेन एंड नॉट propertied men organized opposition movement demanding equal political right। तो 19वीं शताब्दी के ख़त्म होते तो 20वीं शताब्दी के आते आते जो वीमेंस थी और जो लोग थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन्होंने भी आंदोलन करने शुरू किए और उन्होंने भी प्रॉपर्टी में मतलब अपना अधिकार मानने के लिए आंदोलन किया कि उनको भी जो है पॉलिटिकल राइट्स मिले, अधिकार मिले। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अगर हम आर्थिक स्तर पर बात करें, लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। तो लिबरलिज्म किसके लिए स्टैंड करता है, फ्रीडम ऑफ मार्केट, मतलब बाज़ारों को आज़ादी मिले, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, जो राज्यों की जो प्रतिबंध थे उसको हटाया जाए, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, मतलब सामान पे और पूंजी पे जो इन लोगों के रोक टोक थी उसको रोका जाए, ठीक है, जो राज्य हस्तक्षेप करता था उसके लिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास, और फिर 19th सेंचुरी में इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास आ गई थी। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अगर हम उदाहरण ले जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र जो था जो 19th सेंचुरी के पहले हाफ में, नेपोलियन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशिएशन एंड ऑफ 39 स्टेट्स। इसमें क्या नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, ठीक है, मतलब जो प्रशासकीय कार्य थे वो क्रिएटेड आउट ऑफ, ये किससे बने थे, काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़, मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे थे जिसको गिन के बड़े आदर्शों के ऊपर ये बेस था, एंड और लगभग 39 स्टेट्स थे, ठीक है, तो 39 स्टेट्स को इन्होंने शामिल किया था, उनके जो मेन रूल्स थे उनको लेके ये लोग चलते थे। ईच ऑफ दिस पोजेस इट्स ऑन करेंसी एंड वेट एंड मेजर, और जो 39 स्टेट्स हैं यहाँ के सबकी करेंसी भी अलग थी, मतलब मुद्रा जो पैसे थे वो अलग अलग थे, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पूरे इंडिया में सभी जगह रुपये चलता है ना, तो वहाँ जितने स्टेट थे सबके अलग अलग पैसे थे, वेट के पैमाने अलग अलग थे। अब तो SI यूनिट चलती है, स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसे मीटर तो 1 मीटर हर जगह एक जैसा ही होगा, किलो हर जगह एक जैसा होगा, लीटर हर जगह होगा। पहले तो उस समय सब जगह जो वेट की मेजर थे वो भी अलग थे, ठीक है, मेजर्स भी अलग थे। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1813 फ्रॉम हाउसबर्ग एंड न्यूरम्बर्ग टू सेल हिज गुड्स would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% of each of them। अब एक जो व्यापारी था, ठीक है, 1813 में अगर वो हाउसबर्ग से न्यूरम्बर्ग में जाएगा अपना सामान बेचने के लिए, तो उसको लगभग 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ता था और लगभग उसको जो है 5% जो उसकी कमाई थी उसका टैक्स में देना पड़ता था। ड्यूटीज़ वर ऑफ्टन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मेजर ऑफ द गुड्स, और हमेशा जो उस पर टैक्स लगता था वो हाइट और मतलब वेट के हिसाब से जो उनके अलग अलग थे उसी के हिसाब से सामान पे लगता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इट्स इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। अब क्योंकि हर जगह पर जो वेट अलग था, ठीक है, वेट का सिस्टम अलग था, मेजर का सिस्टम, तो हर जगह उसकी कैलकुलेशन करते थे तो समय भी ज़्यादा लगता था। द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले। अब जो मेजर ऑफ उसका था वो क्या था, एले था, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। जो एले जो था हर जगह उसकी अलग अलग लेंथ थी। एन एली ऑफ टेक्सटाइल मटीरियल ब्रोड इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। अगर फ्रैंकफर्ट में 1 एली था तो वो 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ था, और मेंस में जो है 55.1 सेंटीमीटर था, और न्यूमंग में 65.6 सेंटीमीटर, और
फेयर्सबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर, मतलब 4 जगह अलग अलग इसका मेजर था। Such conditions were viewed as obstacle of economic exchanges and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो इस तरह की जो कंडीशन थी, ये ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावट बन के आए थे, जो आर्थिक बदलाव थे, इकोनॉमिक चेंजेस थे, एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास, और जो नया कमर्शियल क्लास था, व्यापारी वर्ग था, उसके लिए भी कई तरह की रोक लगा रहा था। हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, कि ये क्या कहता है कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी मतलब एकीकृत, ठीक है, आर्थिक जो क्षेत्र हो, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिसपे गुड्स पे, पीपल्स पे या कैपिटल पे किसी तरह के प्रतिबंध ना हो। इन 1834 ए कस्टम यूनियन ऑफ ज़ोर्वेरियन was formed at the initiative of Persia and joined by the most of the German states। तो एक कस्टम यूनियन ज़ोर्वेरियन जो है वो बनाई गई, और इनकी जो इनिशिएटिव जो प्रतिनिधि थे वो क्या थे, पर्शिया के थे, जॉइंड बाय द जर्मन स्टेट्स, और बहुत सारी जर्मन स्टेट इसमें शामिल थी। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ ब्रीफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। फिर इसी यूनियन ने क्या किया, जो टैरिफ बैरियर्स थे उसको, उस पर रोक लगाई, उसको कम किया, और जो करेंसी इनको बांटनी पड़ती थी उसमें भी 30 से 2 पे ले उसको। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। अब जो रेलवे नेटवर्क बना तो इससे जो मोबिलिटी मतलब सामान को इधर उधर ले जाने में भी आसानी होने लगी। हरासिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड नेशनल यूनिफिकेशन, इससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लोगों का बढ़ा और नेशनल यूनिफिकेशन की तरफ बढ़े। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। और जो ये एक लहर आई इकोनॉमिक नेशनलिज्म की, इसने किस चीज़ को स्ट्रेंथ किया, वाइडर नेशनलिज्म सेंटीमेंट ग्रोइंग एट दिस टाइम, इस पे जोड़ दिया। तो ये जो हमने हेडिंग है 2.1, इसको पढ़ ले। देखिए यहाँ पर न्यू, इधर देखते हैं हम, देखिए इस पेज में सोर्स भी जो ये दिया हुआ है, इकोनॉमिस्ट बिगेन टू थिंक इन टर्म ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो इकोनॉमिस्ट थे, जो अर्थशास्त्री थे, वो सोचने लगे नेशनल इकोनॉमी के बारे में, ठीक है, पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी के बारे में। दे टॉक ऑफ हाउ अ नेशनल कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर कुड हेल्प फॉर द नेशनल टुगेदर। कहते तो वो सोचने लगे कि किस तरह से जो है हमारा राष्ट्र विकसित होगा और क्या जो मेजर अपनाए जाएंगे, पैमाने अपनाएंगे, जिससे जो पूरा राष्ट्र है वो इकट्ठे खड़ा होगा। फ्रेडरिक लिस्ट, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन इन जर्मनी रोड इन 1834। ये फ्रेडरिक लिस्ट जो प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंजन, इन्होंने 1834 में लिखा था। द एम ऑफ ज़ोवेरियन इज़ टू बाइंड द जर्मन इकोनॉमी इनटू अ नेशन, कि जो उद्देश्य ज़ोवेरियन जो एक मूवमेंट चल रहा था, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जर्मन को इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्तर पे एक करना। इट विल स्ट्रेंथन द नेशनल मेटेरियलिटी एज मच बाय प्रोटेक्टिंग इट्स इंटरेस्ट एक्सटर्नली एज बाय स्टिमुलेटिंग द इंटरनल प्रोडक्टिविटी। कहते इससे क्या मजबूती मिलेगी कि तो नेशन को भी मजबूती मिलेगी और प्रोटेक्ट करेगी इसके इंटरेस्ट को, ठीक है, एक्सटर्नल मतलब मटेरियली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से जो है इसको मजबूती मिलेगी। प्रोडक्टिविटी जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी। इट ऑट टू अवेक एंड राइज नेशनल सेंटीमेंट थ्रू द फ्यूजन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोविंशियल इंटरेस्ट, और लोगों में जो है एक नेशनल सेंटीमेंट भी जागेगा और जो इंडिविजुअल और प्रोविंशियल इंटरेस्ट है ये कम होगा। द जर्मन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट द फ्री इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द ओनली मीन्स टू एंजेंडर नेशन फीलिंग। और जर्मन पीपल ये जानते थे कि जो फ्री इकोनॉमिक सिस्टम होगा यही कहीं ना कहीं सब लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं एक साथ। ये डिस्कस देखिए आपको करना है। डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड लिस्ट ऑफ टू अचीव थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स। इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं 2.3 अ न्यू कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशनिज्म आफ्टर 1815। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे।